So welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students start करते हैं आज का वीडियो and today we are doing exercise 10.3 question number 3. Exercise 10.3 का question number 3 and further हम questions यहाँ पर start करेंगे student and chapter name is straight line chapter 10 class 11 mathematics NCERT. तो चलिए यहाँ पर start करते हैं. तो question is reduce the following equation into normal form and find their perpendicular distances from the origin and angle between the perpendicular and positive axis. तो अब देखिए स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है. सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. ठीक है, यानी कि हमें हमारी जो जनरल इक्वेशंस ऑलरेडी हमें 3 इक्वेशंस यहाँ पर जनरल फॉर्म के गिवन है स्टूडेंट. ये 3 इक्वेशन को हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म पे रिड्यूस करते हुए एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको याद होगा कि जब हमने इस तरीके से ये हमने ड्रॉ किया था तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए ये हमारी क्या होती थी, इसको हम बोलते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर एंड इसको हम लेते हैं ओमेगा. एक्स एक्सिस से यानी कि जो हमारी एंगल यहाँ पर ड्रॉ होता है उसको हम लेते हैं स्टूडेंट ओमेगा. तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि पी एंड सेकेंड थिंग हमें ओमेगा यानी कि एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमें ये 2 चीजें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है स्टूडेंट. और आपको कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या है, हमारी जनरल इक्वेशंस है. अगर जैसे चलिए ए को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी ये यानी कि जनरल इक्वेशंस किसी भी इक्वेशन किसी भी स्ट्रेट लाइन की क्या होती है स्टूडेंट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल इक्वेशन. और हमें जो गिवन इक्वेशन है, आर गिवन इक्वेशन इज एक्स माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये हमारी गिवन इक्वेशन है. ठीक है, अब और नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि हमें अपनी जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. और नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी. तो ये हमारी होती है स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन. तो ये 3 बातें हैं जो हमें यहाँ पर पता होनी होंगी. ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखिए जनरल इक्वेशन में अगर देखते हैं स्टूडेंट, अब जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में यानी कि जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कॉस ओमेगा इस इक्वेशन को रिड्यूस किया था तो हमने कुछ वैल्यूज देखी थी. एक तो हमने कॉस ओमेगा देखा था यहाँ पर प्लस माइनस ए अपॉन √a² प्लस b². ठीक है, एंड साइन ओमेगा हमारे पास होता है प्लस माइनस b अपॉन √a² प्लस b². एंड यहीं पर हम लिखेंगे थर्ड p हमारे पास होता है स्टूडेंट c अपॉन √a² प्लस b². और एक बात और है स्टूडेंट यहाँ पर कि ये इक्वेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं. नॉर्मल फॉर्म में जो हम रिड्यूस करते हैं तो आप इसको बहुत यानी कि बहुत फोकस्ड होके आप इस वीडियो को यहाँ पर देखिएगा. आप इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे स्टूडेंट तो बाकी सारे क्वेश्चंस तो हमारे सेम ही होते हैं. ठीक है, तो थोड़ी देर अपनी पेन को प्लीज आप ड्रॉप कीजिएगा और वीडियो पे आप फोकस रखिए ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ पाए. ठीक है, मैं रिपीट करती रहूंगी हर बात को ताकि आप लोगों को कहीं पर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना बना रहे. तो यहाँ तक तो अब देखिए आप इसके लिए मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में रितिका मैथमेटिक्स क्लासेस, वहां पर मैंने आपके लिए 10.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है स्टूडेंट. तो उसको आप प्लीज देखिएगा और वहां से आप कैसे हमने रिड्यूस किया है अपनी जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे. तो इस तरीके की हमारी इक्वेशन थी. ठीक है, और हमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम P बोलते हैं, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको हम ओमेगा कहते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर ली है. तो कॉस ओमेगा साइन ओमेगा एंड P की वैल्यू हमें मिल जाएगी. अब दूसरी बात है स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर कि जो हमारा P होता है यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये तो आपको पता है कि
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर कहीं पर क्वेश्चन में आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव रहती है स्टूडेंट, तो आप उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। एंड नाउ कॉस ओमेगा साइन ओमेगा के फॉर्मूले हमारे पास है, हम यहाँ पर से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली हम अपनी जो हमारी इक्वेशन होती है वो उस पर हम पुट करेंगे और हमें फाइनल वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। और दूसरी चीज है, दो बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होती है स्टूडेंट। और दूसरी चीज है, एक तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा कॉस जो ओमेगा होते हैं, साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा दोनों हमारे सेम आने चाहिए, ठीक है। साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा यानी कि हमारे डिफरेंट नहीं होंगे, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम रहनी चाहिए स्टूडेंट। तो चलिए अब सबसे पहले फाइंड करते हैं इनकी वैल्यू वन बाय वन। नाउ अब a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और b क्या है? अगर आप जनरल इक्वेशन में देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, हम जनरल इक्वेशन से इन फॉर्मूले को यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। तो a क्या है? x का कोफिशिएंट एंड b क्या है? y का कोफिशिएंट, ठीक है। आप जनरल इक्वेशन पे देखिए, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो हम यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं और देन फिर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब अपनी मेन इक्वेशन पे आते हैं जो हमें दिया हुआ स्टूडेंट। इसको अगर हम लिखें x माइनस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू माइनस 8 को मैंने सेकेंड साइड भेज दिया -8, तो आप देखिए कि हमारा ये क्या हो जाता है? नेगेटिव, जबकि p हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो p को पॉजिटिव करने के लिए यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 8। तो अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लेते हुए सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब -x, क्योंकि हमें ये चीज का भी यूज करना होगा। अगर देखिए x का कोफिशिएंट हमारी नॉर्मल इक्वेशन में यहाँ पर माइनस है, अगर कॉस हमारा माइनस होगा और y यानी कि साइन हमारा पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेंट्स को भी हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो फिलहाल हमारी ये इक्वेशन होती है, ठीक है। हमने p को पॉजिटिव बना लिया है हमारा, हमने क्योंकि दूसरी साइड भेजा था तो ये निगेटिव हो रहा था और p हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमने p को पॉजिटिव बना लिया स्टूडेंट। नाउ अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके लिख लूंगी, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर यानी कि क्या है? x का कोफिशिएंट -1 है स्टूडेंट। तो ठीक है, ऐसे चलिए सभी टर्म्स को पहले हम यहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ देखते हैं a यानी कि a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड इन आर जनरल इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x इज -1 और b क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ y, और हमारी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y है स्टूडेंट अंडर रूट 3, ठीक है। तो हमने अपनी इक्वेशन से कंपेयर किया हुआ है, तो -1 एंड अंडर रूट 3, तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो चलिए यहाँ पर से वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए यानी कि -1 का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव इवन पावर है स्टूडेंट, तो इवन हमेशा निगेटिव को क्या कर लेती है? पॉजिटिव बना लेती है। तो ये तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहता है, ये सब चीजें आपको पता है। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो डेट इज अंडर रूट ऑफ 4 और ये वैल्यू हमारे पास +-2 आ चुकी है स्टूडेंट। ओके, तो इस यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास +-2 डिनोमिनेटर हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू को साइड रखते हैं, तो हमने एक वैल्यू तो ये फाइंड कर ली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है। नाउ अब चलिए, अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा स्टूडेंट, स्पेस मैनेज करना भी जरूरी है छोटे बोर्ड पे। तो चलिए अभी इसको मैं यहाँ तक इरेज करूँ और ठीक है, एक काम हम करेंगे कि हम सारी वैल्यूज को, ये तो आपको पता चल चुका है कि इस इक्वेशन के लिए हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे फाइंड किया है,
कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा, ये सभी बातें चलिए अभी हम फाइंड कर लेते हैं, देन हम इनको एक जगह पे रख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक हमारा यानी कि अंडर रूट डिनोमिनेटर पार्ट हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम प्लस माइनस को पॉजिटिव 2 ही लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव 2 करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसको निगेटिव नहीं लेंगे एंड ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो ये सभी पॉजिटिव निगेटिव को यहाँ पर सॉल्व कर दिखाता है, ठीक है। नाउ ये हमारा आ चुका स्टूडेंट। अब आ जाते हैं ओमेगा के ऊपर, ठीक है। और दूसरा हमें यहाँ पर पी भी फाइंड करना है और हमें ओमेगा फाइंड करना है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस ओमेगा। अब कॉस ओमेगा क्या है हमारे पास, इट इज प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम कॉस ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो कॉस ओमेगा क्या है यहाँ पर माइनस का 1, कॉस ओमेगा क्या है -1, सॉरी ए है -1 और ये हमें मिल चुका है 1/2। अब देखिए ऑलरेडी प्लस माइनस स्टूडेंट, तो ज्यादा हम कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। तो ए को यानी कि प्लस माइनस आप देखते हुए चलते हैं, तो ये सभी एक तरीके का अगर मैं ऐसे भी लिखूं प्लस माइनस, इसको मैं लिखती हूँ -1 अपॉन, और यहाँ मैंने लिख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया स्टूडेंट 2, ठीक है। तो प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस एक तरीके से होगा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 एंड प्लस 1/2। तो हमें ये चीज यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं करना, तो आप यहाँ पर प्लस माइनस को इग्नोर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि हम इस जो एंगल वैल्यू हमारे पास आ रही है ना, ये हमारे पास -1/2 आ रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे स्टूडेंट। तो ये हमें मिल रहा है -1/2, यानी कि प्लस माइनस को आप यहाँ पर इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ही रहेगा। तो हम ए को यहाँ पर -1/2 हमने लिया और जो वैल्यू आ रही है वो है -1/2। और अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर साइन ओमेगा देखते हैं, तो साइन ओमेगा क्या है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब b हमारे पास क्या है, देखिए √3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है 2 स्टूडेंट, ठीक है। और जैसा आपको पता है कि कॉस ओमेगा यानी कि कॉस ओमेगा कॉस थीटा हाफ कहाँ पर होता है, कॉस थीटा हाफ कहाँ पर होता है, जल्दी से इसको याद कीजिए कि कॉस, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले स्टूडेंट, कंपटीशन लेवल तक ये सारे वैल्यूज आपके काम आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कॉस ओमेगा हमारा -1/2 है, यानी कि कॉस 60 डिग्री होता है। तो माइनस को अभी हम यहाँ पर एज इट इज रहने देंगे और ये हो गया कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होता है स्टूडेंट 1/2। नाउ साइन ओमेगा हमारे पास क्या आया है, साइन ओमेगा इज अंडर रूट 3/2 और साइन ओमेगा की वैल्यू √3/2 होती है साइन 60 डिग्री पे। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ओमेगा आपका सेम ही होना चाहिए, ठीक है। ओमेगा आपका सेम ही होना चाहिए। अब इस माइनस का हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए ये हमारे पास आ चुके हैं कॉस, यानी कि ओमेगा आ चुका है। पी भी अगर हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो पी क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन में हमारे पास जो सी वो आ रहा था 8 अपॉन, और ये आई है वैल्यू 2, तो पी हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ये हमारे पास आ चुका है 4, ठीक है। तो पी हमारे पास आ चुका है और ओमेगा आ चुका है स्टूडेंट। बट अभी यहाँ पर क्या आपको देखना है, अब हमें यहाँ पर देखिए पी तो हमें फाइंड हो चुका है, एक आंसर तो कंप्लीट हो चुका। अब जब हमने साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हो रहा है कि कॉस हमारा निगेटिव आ रहा है और साइन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अभी हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट में बात करनी है, ठीक है। एक एंगल निगेटिव, कॉस निगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो यानी कि अभी ओमेगा की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पर नहीं हो सकती। जैसा आप देख रहे हैं स्टूडेंट, कॉस हमारा निगेटिव है और साइन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब चलते हैं, चलिए अपने क्वाड्रेंट की तरफ। तो ये सभी वैल्यूज को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और हमें जो वैल्यूज देखिए हमें ये पता चल चुका है कि क्या क्या वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो सारी वैल्यूज में एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। पी भी हमें पता चल चुका है स्टूडेंट फिलहाल। देखिए जो वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आया 2 एंड पी की वैल्यू हमारे पास आई है स्टूडेंट 4 एंड ओमेगा हमारा आया हुआ है अभी तक 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है हमारी, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन होती है स्टूडेंट x cos ओमेगा
प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। तो एक्स को हम लिखते हैं एक्स इंटू कॉस ओमेगा यानी कि माइनस कॉस 60 डिग्री। अभी देखिए मैंने कॉस ओमेगा यहाँ से फाइंड कर लिया है, तो माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अभी माइनस को हम रहने देते हैं एंड प्लस वाई एंड साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड पी हमें मिल चुका है 4। तो ये मेरी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट। ये इक्वेशन हमारी फाइनल आंसर होती अगर दोनों एंगल हमारे पॉजिटिव होते, तब हम ये हमारी फाइनल आंसर हो जाते स्टूडेंट। बट यहाँ पर क्या हो चुका है कि हमारा कॉस एंगल निगेटिव आ गया है और साइन एंगल पॉजिटिव आ चुका है। और वापस तो इसके लिए हम क्वाड्रेंट पे चलते हैं, यानी कि हमें एंगल पे चेंज करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ऑल हमारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसिक हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस एंड सेक यानी कि उसका रिवर्स, ये हमारे पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट। तो ये आपको बातें हमने सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिस्कस किया था। अब आप देखिए कि कॉस की ऐसी कौन सी, यानी कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर कॉस निगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, जहां पर साइन तो पॉजिटिव होगा और कॉस हमारा क्या होगा यहाँ पर निगेटिव, यानी कि अब हम एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट से यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके दो एंगल लाई करते हैं, या तो आपका होना चाहिए 180 माइनस थीटा, ठीक है 180 से कम है, या आपका होना चाहिए दूसरा 90 प्लस थीटा। तो हम, आपको पता है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल दो तरीके से चेंज करते हैं, या तो 90 प्लस थीटा, या एंगल को आप 90 प्लस थीटा लिख लीजिए, या 180 माइनस थीटा लिख लीजिए स्टूडेंट। अब उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि वाई एक्सिस के एंगल को हम नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वाई एक्सिस पे जैसे 90 प्लस थीटा बना है, तो 90 का मतलब क्या हो गया, इस लाइन का एंगल ना, तो हम वाई एक्सिस वाले एंगल नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से cos 90 प्लस थीटा ले लूँ स्टूडेंट, तो ये मेरे को cos का, यानी कि मेरे को ये साइन दे देगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर साइन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर cos का cos ही चाहिए। तो इसके लिए मैं एंगल लूंगी 180 माइनस थीटा, यानी कि जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट था वहां पर cos निगेटिव था, तो मैं एंगल यहाँ पर लूंगी 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलिए अब हम एंगल को यहाँ पर रख लेते हैं। नाउ अब इसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है, तो उसको हम लिख भी लेते हैं। सिंस cos x is negative and sin x is positive in second quadrant, ठीक है। तो इसीलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 60 को चेंज करेंगे 180 माइनस थीटा की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारा इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अब हम इसको लिख सकते हैं x cos 60 डिग्री को, क्या मैं यहाँ से 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट, एंड प्लस y। अब देखिए केवल चेंज यहाँ पर नहीं होगा, जो आप यहाँ पर करेंगे चेंज वो यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, हालांकि साइन पॉजिटिव है, बट हमें जो चेंज यहाँ कॉस के ओमेगा पे करना है वही साइन के ओमेगा पे भी हमें करना होगा, या जो आप साइन के ओमेगा पे करेंगे वो आप कॉस के ओमेगा पे भी करेंगे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, ओमेगा हमारे दोनों तरफ सेम होंगे, इज इक्वल टू हो गया 4। तो ये हो गया स्टूडेंट एक्स कॉस, ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 4, और ये हमारी आ गई स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन। ठीक है, और ये हमारी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है, यानी कि हमारा ओमेगा क्या हो गया, फाइनली जो वैल्यू आई ओमेगा 120 एंड पी हमारा आ चुका है 4 यूनिट। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, एंड दिस इज द आंसर। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। तो प्लीज इसको यहाँ पर आप वीडियो को काफी ध्यान से यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप कर ही लेंगे। ठीक है, वापस देख लेते हैं, हमें रिड्यूस करना था एक जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में, और हमें क्या फाइंड करना था, नॉर्मल फॉर्म हमें पता है ये होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p,
और हमें क्या फाइंड करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जिसको हम पी बोलते हैं, और दूसरा हमें जो हमारी डेरिवेशन थी नॉर्मल इक्वेशन की, वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने पी बोला था, और जो एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर का उसको हमने क्या बोला था स्टूडेंट, ओमेगा। ठीक है, इसको हमने ओमेगा। तो हमें पी और ओमेगा दोनों चीजें फाइंड करनी थी, पी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओमेगा यानी कि एंगल। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म की जो इक्वेशन थी वो होती है। नाउ हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने देखिए कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा हमने फाइंड किया। हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, कॉस ओमेगा होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा होता है ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सी होता है, पी होता है सी यानी कि कांस्टेंट सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने वो सभी वैल्यूज यहाँ से कंपेयर करी। ए हमारा होता है एक्स का कोफिशिएंट, वाई बी होता है वाई का कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और हमेशा दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि P यानी कि जो वैल्यू है ये हमेशा यहाँ पर भी आप पॉजिटिव ही लेंगे। तो मैंने इसको अगर दूसरी साइड भेजा तो वैल्यू नेगेटिव हो गई थी, इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, जिससे क्या हुआ, मेरे को ये एंगल नेगेटिव मिल गया, ये एंगल पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, तो हमने ओमेगा तो सब कुछ फाइंड कर लिया था स्टूडेंट। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो ये हमारी फाइनल नॉर्मल की इक्वेशन हो जाती, बट ओमेगा यानी कि कॉस हमारा निगेटिव आ चुका था, तो हमें उस क्वाड्रेंट, उसके बाद हमें कॉस निगेटिव आ चुका था, साइन पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वाड्रेंट को देखना था जहां पर कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें अपना ओमेगा यहाँ पर चेंज करना था। ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रेंट होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, जहां पर ये निगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो आप 90 प्लस थीटा लेते हैं या 180 माइनस थीटा लेते हैं। तो हम 180 माइनस थीटा ही लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यानी कि चेंज ही नहीं होता, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा लेने पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। हमें चेंज नहीं करना था, इसलिए हम एक्स एक्सिस 180 माइनस थीटा पे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स कॉस, इसको मैंने लिख दिया 180 माइनस 60 डिग्री प्लस वाई साइन 180 माइनस 60 डिग्री। जो आप कॉस ओमेगा पे करेंगे वही आपको साइन ओमेगा पे भी करना होता है स्टूडेंट। और दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ओमेगा फाइनली आया हमारा 120 डिग्री एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी आई 4 यूनिट। ठीक है, तो स्पेशल आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा अपनी इक्वेशन को लेके। नाउ चलिए अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। चलिए नाउ देखिए, नॉर्मल इक्वेशन तो यही है अभी हमारी। अब नाउ सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी पार्ट हमारा है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अब अगर हम इसको इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ax, क्योंकि जो ये तो हमारी जनरल फॉर्म है ना, तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। स्टूडेंट इसको कंपेयर कीजिए तो a हमारे पास क्या है, देखिए x का तो कोफिशिएंट, x तो है ही नहीं, टर्म x का टर्म ही नहीं है, तो a हमारे पास क्या हो गया 0। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। यानी कि x का तो टर्म ही 0 है यहाँ पर, और y, ठीक है, तो a x का कोफिशिएंट 0 हो चुका है। b हमारे पास क्या है, b होता है y का कोफिशिएंट विच इज 1। ठीक है, b y का कोफिशिएंट विच इज होता है हमारा 1, एंड c अगर हम देखें तो इसको अगर आप और ऐसे लिखते हैं तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को आप इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया स्टूडेंट पॉजिटिव 2। ठीक है, यानी कि हमें अभी किसी भी नेगेटिव से यहाँ मल्टीप्लाई की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी p हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, नाउ तो चलिए स्टूडेंट, तो ये a और b मिल चुका है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको पता है कि कॉस ओमेगा, आपको ये सारी चीजें हम पहले वाले उसमें भी क्वेश्चन में अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और साइन ओमेगा होता है अपने b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड p होता है हमारे पास c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट तो यहाँ से हम कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा एंड p फाइंड कर लेंगे।
तो कॉस ओमेगा, तो उसके लिए हमें पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा, तो वही मैं यहाँ पर फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, तो ए है अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या रह गया स्टूडेंट, 1 रह गया। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 1 आ चुका है। ठीक है, तो ये तो हम काफी इजी था यहाँ पर ये फाइंड करना। नाउ अब सेकेंड साइड देखिए क्या हो जाएगा। नाउ कॉस ओमेगा 2 हो गया, तो अब हम कॉस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर से फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए कॉस ओमेगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए अपॉन है ए यानी कि 0 और 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 क्या हो गया स्टूडेंट 0, और कॉस 0 होता है कॉस 90 डिग्री पे। ठीक है, कॉस ओमेगा यहाँ पर 0 आया ना, और ये वैल्यू कॉस 90 डिग्री की होती है। ऐसे ही हम साइन ओमेगा को भी फाइंड कर लेते हैं, और साइन ओमेगा है b, और b क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 यानी कि 1, और साइन 90 पे ये 1 होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 ही तो होता है, तो साइन 90 हमारा 1 हो गया। यानी कि एंड साथ में हम चलिए p को भी फाइंड कर लेते हैं। p होता है हमारे पास c, और c है स्टूडेंट 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1, तो p हमारा आ गया 2। ठीक है, तो सब कुछ हमारा आ चुका है, तो इसको हम फाइनली अपनी इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो x cos 90 डिग्री प्लस y sin 90 डिग्री एंड p इज इक्वल टू p आया हमारे पास 2। ठीक है, p हमारे पास आ गया 2 स्टूडेंट, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनके आ जाती है। फाइनल क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें अभी किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यानी कि अगर फाइनल वैल्यू देखते हैं तो ओमेगा क्या आ गया अपना 90 डिग्री आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई यहाँ पर 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट, तो ये दोनों वैल्यू, अगर ये प्लस माइनस कुछ चेंज होता माइनस होता तो फिर हम क्वाड्रेंट को चेक कर लेते, बट पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही केस है हमारा, तो यानी कि हमारा यही फाइनल आंसर हो जाता है स्टूडेंट। बस आपको इन क्वेश्चंस में इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, केवल प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 है इसका, सी पार्ट है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सी पार्ट है स्टूडेंट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। p ऑलरेडी पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक है, p पॉजिटिव है। नाउ अब आप देखिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि हमें ए वाई इससे कंपेयर करते हैं, तो x यानी कि a क्या हो गया x का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू हो गई 1, b हो गया अपना y का कोफिशिएंट -1, एंड c यानी कि चलिए इसको हम फिर देखते हैं। तो a और b हमें मिल चुके हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से मैं फाइंड कर लूंगी अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ये है -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1, यानी कि अंडर रूट 2। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा आ चुका है स्टूडेंट अंडर रूट का 2। ठीक है, अंडर रूट 2 आ गया। नाउ अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ओमेगा अपना कितना, कॉस ओमेगा हो गया, देखिए a हमारा है यहाँ पर 1 अपॉन a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल इस वैल्यू पे मैं वैल्यू रख रही हूँ, a 1 है और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है रूट 2। तो कॉस ओमेगा हमारे पास 1 अपॉन रूट 2 आ गया, और ऐसे ही साइन ओमेगा हमारे पास आ गया स्टूडेंट 1 अपॉन रूट 2। और जल्दी से रिकॉल कीजिए कॉस ओमेगा 1 अपॉन रूट 2 कहाँ पर होता है स्टूडेंट, यस करेक्ट है आपका कॉस 45 पे। आई होप कि आपने सही रिकॉल किया होगा। और साइन ओमेगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 होता है, सॉरी ये साइन हमारा नेगेटिव होगा स्टूडेंट, क्योंकि b हमारा -1 है ना, तो -1 अपॉन रूट 2, तो इसको हम माइनस साइन 45 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोनों पॉजिटिव एंगल नहीं आए हैं, यहाँ पर माइनस आ चुका है साइन हमारा, तो वापस हमें क्वाड्रेंट पर जाना होगा। ठीक है, और p अगर हम देखते हैं तो p वैल्यू क्या आती है अपनी, p है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c यानी कि 4 अपॉन अंडर रूट 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि 2 2 सा 4 होता है, 2 को भी मैंने यहाँ पर स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2, ये 4 ही तो देगा, और अपॉन में रूट 2, रूट 2 से रूट 2 हटा दीजिए, रूट 2 रूट 2, यानी कि p मेरे पास आ चुका है 2 रूट 2। ठीक है, p मेरे पास आ चुका है 2 रूट 2। तो चलिए फाइनली वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर,
कॉस ओमेगा यानी कि x इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस ये हो जाएगा y साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2√2 ये इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट। और अभी यहाँ पर क्या हो चुका है, ये फाइनल इक्वेशन नहीं है क्योंकि एक ओमेगा पॉजिटिव है, दूसरा ओमेगा साइन हमारा निगेटिव है। तो अब ढूंढते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू होती है। चलिए यहाँ तक मैं इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। चलिए तो अगर हम वापस क्वाड्रेंट पे चलते हैं तो हम देखेंगे, चलिए क्वाड्रेंट से इसको समझ लेंगे। वापस हम क्वाड्रेंट पे आ चुके हैं स्टूडेंट। आपको पता है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, सभी एंगल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और साइन का कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और टेन का कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस और कॉस का सेक पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है जहां पर कॉस पॉजिटिव हो और साइन निगेटिव हो स्टूडेंट। तो ऐसा होता है हमारा 4 क्वाड्रेंट, यानी कि हमारा 4 क्वाड्रेंट का केस है। ठीक है, कॉस पॉजिटिव होता है और साइन निगेटिव होगा यहाँ पर, तो 4 क्वाड्रेंट का केस है। और 4 क्वाड्रेंट में हमारे एंगल्स क्या होते हैं, या तो आप क्या ले सकते हैं, देखिए ये 270 प्लस थीटा होगा, या तो 270 प्लस थीटा लीजिए, या लीजिए आप और सेकेंड एंगल हम ले सकते हैं 360 माइनस का थीटा। और हम किसको लेंगे, 360 माइनस का थीटा, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस का एंगल नीड है। ठीक है, हमें एक्स एक्सिस का एंगल हम लेते हैं क्योंकि उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसलिए हम एक्स एक्सिस का एंगल 360 माइनस थीटा लेंगे। और फाइनल इक्वेशन इसको देंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू कॉस 360 माइनस 45 डिग्री भी लगाएंगे साथ में, माइनस, ठीक है, और 360, और इसको अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए प्लस हम लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं प्लस, और इसको आप माइनस ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये हो जाएगा y इंटू साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू p, यानी कि 2√2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे नाउ। x इंटू कॉस 360 माइनस 45 होता है स्टूडेंट कॉस, ये हो गया, देखिए 5 हो गया, और ये हो गया 1, और यहाँ भी हो गया हमारा 1। ठीक है, सॉरी ये तो हमारा 3 हो गया, ये 315 डिग्री, और प्लस ये हो जाएगा y इंटू साइन 315 डिग्री एंड 2√2। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट बन के। ठीक है, ये हमारी दिस इज द फाइनल इक्वेशन वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 315 डिग्री एंड p यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 2√2 यूनिट। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, और ये हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को 1 से 2 बार यहाँ पर प्लीज जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ पर। नाउ चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। आपको पॉइंट दिया गया है 1 and -1 फ्रॉम द लाइन, from the line 12x plus 6 is equals to 5y minus 2। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है। देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, हमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस एंड फ्रॉम द लाइन दिस, यानी कि एक पॉइंट है,
इस पॉइंट से किसी लाइन में, यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है और ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास दी गई है। ये एल लाइन है और ये पॉइंट लेट पी है, तो पी से एल की जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी है। और अब जल्दी से आप रिकॉल कर लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग यहाँ पर y2 माइनस y1 वाला जो 2 पॉइंट्स फॉर्मूला है तो प्लीज उसको यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों चीज में डिफरेंस है स्टूडेंट। जब आपको 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला अलग होता है डिस्टेंस का। अगर आप जैसे p और q फॉर्मूला है ना, तो ऐसा ना हो कि आप p और q वाला यानी कि y2 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, आप इस फॉर्मूले को यूज मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस नहीं है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस है। और इसके लिए भी हमने फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। तो मैं डायरेक्टली एक बार फॉर्मूला लिख लेती हूँ। तो हमारे पास डिस्टेंस होती है इस केस में मॉड ऑफ ax प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c, और अपॉन में होता है हमारे पास अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आई होप ये डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद आ चुका होगा कि एक पॉइंट और एक डिस्टेंस, एक लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट की जाती है स्टूडेंट। तो चलिए आ जाते हैं नाउ इस लाइन को, ये लाइन की इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 12x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 2। तो ये हो गया 12x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। तो 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 हो जाएगा स्टूडेंट, तो इट विल गिव 82। और ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि ax प्लस by प्लस c फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में ये हमारी लाइन आ चुकी है। अब आप देख लीजिए, ठीक है, ये लाइन हमारी इस फॉर्म में आ चुकी है नाउ। तो चलिए अब पॉइंट हमारे पास है 1 और -1। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं नाउ अंडर रूट। अब a क्या है हमारे पास, a है 12 एंड b इज माइनस का 5। x का कोफिशिएंट a होता है और b यानी कि y का कोफिशिएंट b होता है, तो -5 इट विल गिव अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या देगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर स्टूडेंट। और ये हो गया 12 का स्क्वायर यानी कि 144 एंड प्लस 25 ये देगा 169, और जो इक्वल होता है स्टूडेंट 13 के, यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13 आ गई। नाउ यहाँ पर हम पुट करेंगे। अब x1 y1 क्या है, देखिए x1 और y1 क्या है, x1 y1 ये है पॉइंट 1 और -1। तो हम ये पॉइंट्स को भी पुट कर लेते हैं और सभी वैल्यूज a b हमारे पास है, c भी हमारे पास है। अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर ऑलरेडी वी हैव गॉट द वैल्यू। नाउ यहाँ x1 y1 पे पॉइंट्स पुट करते हैं और d की फाइनल वैल्यू निकालते हैं। तो मॉड ऑफ a इज 12 इंटू x1 1 प्लस b इज -5 इंटू y1 इज -1 प्लस c, और प्लस c हमारे पास है स्टूडेंट 82, ठीक है, प्लस c हमारे पास है 82 अपॉन, इसको मैं लिख देती हूँ अंडर रूट 13, इसको मैं लिख देती हूँ 13। तो होपफुली हम यहाँ तक सब कुछ सही कर रहे होंगे। तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक बार इसको हम वापस क्रॉस, क्योंकि बाद में अगर आंसर गलत होता है तो कई बार हमें फिर मिडिल से सब कुछ चेंज करना होता है, तो इसलिए एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि सब कुछ सही है या नहीं, ठीक है। तो पॉइंट्स 1 और -1 है। नाउ डी ए हमारे पास 12 आ चुका है और बी हमारे पास -5 है स्टूडेंट। तो अच्छा ये पॉइंट देखिए -1 और 1 है, दिस इज -1 एंड 1, a -1 है तो -1, 1 है, ठीक है।
हालांकि आप 1 -1 ले सकते हैं, बट कई बार कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं अगर थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाती है एनसीईआरटी से। तो जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट। तो a -1 है और 1 है, यानी कि ये -1 और यहाँ ये हमारा +1 है। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मॉड ऑफ -12 -5 + 82 अपॉन √30 और $30। मॉड को भी आप जरूर यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट। तो -12 -5 82 और ये हो गया हमारा नाउ 5y प्लस का देन 12x हमारा ये रहा 2 तो चलिए स्टूडेंट ये हो गया -17 और +82 अपॉन में 30। ठीक है, तो 82 -17 यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए यहाँ ही कर लेते हैं कैलकुलेशन और इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह हमारी सेफ हो जाए। नाउ फाइनली इधर कैलकुलेशन करते हैं तो d हमारे पास आने ही वाला है स्टूडेंट, यानी कि मॉड ऑफ 82 - 17 अपॉन में 30। तो ये हो गया 5 और दिस इज यानी कि 7 दैट इज 65। ठीक है स्टूडेंट, तो 65 अपॉन 13 हो गया और 65 अपॉन 13 भी हमारा 13 का टेबल यानी कि 5 टाइम्स आ गया। तो d हमारे पास आ गया 5 यूनिट, यानी कि जो हमारी d होती है डिस्टेंस हमारी आ चुकी है 5। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट से किसी कोई एक पॉइंट था ये -1 1 और एक लाइन से ये लाइन और इनके बीच की जो d थी वो हमारी 5 आ चुकी है स्टूडेंट। तो बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यूज ही आपको फाइंड करनी होती हैं, तो इजिली यू कैन कैलकुलेट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस whose distance from the line is x upon 3 plus y upon 4 is equals to 1 or 4 units. 4 units. तो चलिए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है स्टूडेंट। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और हमें यहाँ पर किसी पॉइंट को फाइंड करना है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस आर 4 यूनिट, यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस यानी कि d हमारी 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट है स्टूडेंट, कहां से, फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। x अपॉन 3 प्लस y बाई 4। अब अगर हम इसको x एक्सिस पे है, ठीक है स्टूडेंट, और ये हमें इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है। अब आप एक बार देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, यानी कि ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है। आपको पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। यही तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट। अगर आप दोनों फॉर्म को देखते हैं तो इट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर 3 क्या है, x इंटरसेप्ट, और 4 क्या है, y इंटरसेप्ट। और यहाँ a होता है x इंटरसेप्ट और b होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि a हमें दिया हुआ है 3 एंड b हमें दिया हुआ है 4। ठीक है, आपको पता है ना 3 क्या होता है, x इंटरसेप्ट, और 4 होता है y इंटरसेप्ट। तो और यहाँ जो जनरल इक्वेशन हमारी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म की, उस पर a दिया होता है, जो a है वही तो यहाँ 3 है।
यानी कि ए एक्स इंटरसेप्ट और बी वाई इंटरसेप्ट। तो चलिए एक फिगर यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट ओरिजिन से एक्स इंटरसेप्ट 3 यूनिट और ओरिजिन से वाई इंटरसेप्ट इज 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट। और यहां से एक लाइन पास हो रही है स्टूडेंट, इन दो पॉइंट से हमारी एक लाइन पास होती है। ठीक है, यहाँ से हमारी लाइन पास हो रही है स्टूडेंट। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्सिस है, यानी कि इस एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन क्या है, 1 है। तो चलिए इसको हम करते हैं। देखिए ये लेट एक्स एक्सिस पे कोई ये पॉइंट एज्यूम किया हमने, ये कोई पॉइंट है, इसके डिस्टेंस यानी कि ये हमें दिया गया है इस लाइन से और 4 यूनिट। ठीक है, ये जो डी है हमारे पास वो है स्टूडेंट 4 यूनिट। इस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इस लाइन से, जो इंटरसेप्ट लाइन है, इससे कितनी है, 4 यूनिट है। ठीक है, तो और इस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। फाइनली हमारा काम है, अगर हम इस पॉइंट को देखिए मिड पॉइंट टाइप है। ठीक है, मिड पॉइंट तो नहीं कहेंगे एक्स एक्सिस पे, खैर कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है हमारा। अगर हम इस पॉइंट को लेट पी नाम दे देते हैं, पी हमने नाम दिया और इसके कोऑर्डिनेट स्टूडेंट एक्स और वाई हमने एज्यूम कर लिए। तो हमें ये पी एक्स वाई ये हमें फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ तक बात है स्टूडेंट। तो चलिए अब अगर हम देखते हैं, अब आप देखिए इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर है तो x से क्या हो जाएगा, x को हम x से एज्यूम कर लेते हैं। लेट x को हम, चलिए x एक्सिस ले रहे हैं तो इसको हम कुछ h और k के नेम से ले लेते हैं। ठीक है, h और k कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम p के। तो देखिए अगर मैं इसको ले लूं h, इसको मैंने h लिया है स्टूडेंट, तो यहाँ p पॉइंट क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y क्या हो जाएगा, 0। तो p पॉइंट यानी कि h और दूसरा 0। ये तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं और हमें यहाँ पर h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y तो 0 है, अगर p पॉइंट हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, लेट x पे कहीं पर बैठा है p पॉइंट, तो हमने x एक्सिस को यहाँ पर h ले लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस क्योंकि ये तो हमारी पूरी x से इंटरसेप्ट है, हमने p को यहाँ पर बिठाया, ये p पॉइंट है, हमने इसको h ले लिया, ओरिजिन से p पॉइंट की डिस्टेंस h ले ली और y एक्सिस तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा स्टूडेंट। तो यहाँ तक आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट, p को हमने यहाँ पर बिठा दिया, तो p के कोऑर्डिनेट 0 से यानी कि p तक हमने डिस्टेंस जो ली है वो h ले ली। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा, x एक्सिस पे बैठा है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास बात क्लियर है। नाउ अब देखिए एक बार हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेके आते हैं स्टूडेंट। तो हम ले ले रहे हैं x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम जनरल फॉर्म पे लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 12, दैट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमें क्यों चाहिए वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो इस इक्वेशन को, इंटरसेप्ट की फॉर्म को हम एक जनरल फॉर्म में यानी कि ax प्लस by इक्वल टू c की फॉर्म में हम ले आए, प्लस by ऐसे होती है ना हमारी, प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तो हम एक जनरल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी इंटरसेप्ट इक्वेशन थी। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखिए एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से लाइन के बीच की दूरी, ये एक पॉइंट है और इससे लाइन के बीच की डिस्टेंस d होती है और उसका हमारे पास इक्वेशन होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस मॉड b प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वही तो चीज है, हमें इसके कोऑर्डिनेट बताना है ना। तो अब हमें d ऑलरेडी यहाँ पर पता है, कोऑर्डिनेट बताना है, यानी कि हम यहाँ से जो ये x1 y1 होता है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो होते हैं। और आपको पता है किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के बीच की डिस्टेंस हमारी इस फॉर्मूले से फाइंड की जाती है। तो इस फॉर्मूले में हम अगर डी तो ऑलरेडी 4 है गिवन है और यहाँ से हम x1 y1 वो क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो है, तो ये x1 y1 हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे स्टूडेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट का अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इस इक्वेशन को भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ।
ठीक है, तो हमारी जो जनरल इक्वेशन बन गई है वो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 बन चुकी है स्टूडेंट। ये दो इंफॉर्मेशन देखिए, दो चीजें और ये सब कुछ हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी यहाँ से अब हम इरेज कर लेते हैं। नाउ अब ये मैंने, इससे क्या होगा, मेरे को एक तो a पता है, b पता है, तो यानी कि मैं फॉर्मूला लगाती हूँ स्टूडेंट। अब थोड़ा सा जो चीज मैंने आपको समझाई, पॉइंट से एक लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P which coordinates are h, 0 and line, which line, this line, and line 4x plus 3y is equals to 12 is, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, वो हमें यहाँ से फॉर्मूला ये है, इसको हम फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो d हमारे पास हो जाएगा, देखिए मैंने स्मॉल यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल हम नहीं ले रहे हैं, स्मॉल a भी ले लिया क्योंकि इक्वेशन स्मॉल में होती है, तो यहाँ पर हम स्मॉल ले लेते हैं। तो ये हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c एंड अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, तो और d हमें गिवन भी है कि वो डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो यहाँ पर हम d की जगह 4 यूनिट रख लेंगे। तो चलिए 4 यूनिट रख लेते हैं। इट इज गिवन कि d क्या है हमारे पास, 4 है। ठीक है, सिंस d इज इक्वल टू 4 यूनिट हमारे पास गिवन भी है, ये हमारे पास गिवन भी है, तो d की जगह मैंने 4 रख लिया इज इक्वल टू a इज 3 इंटू x1, यानी कि यही तो x1 y1 है स्टूडेंट, h और 0 ही हमारे x1 y1 है, तो ये हो जाएगा x1 की जगह हम h रखते हैं। ठीक है, प्लस और b हमारे पास है 4 इंटू y1 इज 0। ठीक है, और c हमारे पास है स्टूडेंट माइनस का 12। ठीक है, अगर c को हम कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c से, तो c हमारे पास प्लस, ठीक है, प्लस 12 हो गया। ठीक है, प्लस हमारे पास 12 हो गया, तो ये हमारा c है अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ 3h, ये पूरा टर्म 0 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 होता है स्टूडेंट, 9 प्लस 16 25, 25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ 5। तो इस तरीके से नाउ अब केवल देखिए हमें h ही निकालना है, y तो वैसे भी 0 ही है यहाँ पर, तो h को अब हम थोड़ा सा इसको वापस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है ये 4। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने एक्चुअली यहाँ से कंपेयर किया, जब हम जनरल इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट किया है तो a 4 है। ठीक है, a हमारा 4 है और b हमारा 3 है, क्योंकि ये हमारी जनरल इक्वेशन है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से अभी कंपेयर नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड इसकी जैसी है, तो हमने यहाँ पर से इसको रिकॉग्नाइज किया कि इंटरसेप्ट इक्वेशन है। इसको जब हमने एक जनरल लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो देखिए a हमारे पास क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है ना, x का कोफिशिएंट, और b हमारे पास होता है y का कोफिशिएंट, तो ये वैल्यू इस तरीके से, यानी कि ये हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, 4 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा नाउ 3। और देखिए चेंज कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही आना है, ये वैल्यू हमारी 4h हो जाती है। नाउ 5 4 जा, यहाँ हो जाएगा 20 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4h प्लस 12। मॉड को ओपन करते हैं तो पॉजिटिव ही वैल्यू रहती है स्टूडेंट, तो 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 4h प्लस 12। ठीक है, मॉड केवल इससे लगाया जाता है ताकि वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको मिलती है। नाउ अब देखिए 12 को इधर ले जाते हैं, तो यानी कि 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 4h, 8 इज इक्वल टू 4h, और फाइनली जो वैल्यू आ रही स्टूडेंट वो 8/4 इज इक्वल टू h, विच इज इक्वल टू
2। तो यानी कि h हमारे पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। ठीक है, यानी कि जो इस पॉइंट की पोजीशन थी x एक्सिस पे वो पता चल चुकी है, वो 2 यूनिट पे बैठा है, यानी कि ओरिजिन से 2 यूनिट लेंथ के बाद हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन से, चलिए अभी देख लेते हैं, h हमारे पास 2 आ चुका है स्टूडेंट, और यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पर। ठीक है, तो नाउ h हमारे पास नाउ 2 आ चुका है। तो चलिए, तो फाइनली जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं p के क्या बन चुके हैं, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट h हमारा 2,0, यानी कि यहाँ पर 2,0 पे हमारा p पॉइंट है, और वही हमें यहाँ पर फाइंड करना था स्टूडेंट। तो चलिए, ये सब कुछ अब हमारा, आई होप आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। फर्स्ट है हमारी 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। हमें पैरेलल लाइंस दी गई है, सेकेंड लाइन है स्टूडेंट 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, एंड बी पार्ट भी हमें यहाँ पर दिया गया है, एल एक्स प्लस वाई इंटू एच, एल एक्स प्लस वाई प्लस एच इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन एल एक्स प्लस वाई प्लस माइनस आर इज इक्वल टू 0, माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, अगर दो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच की डिस्टेंस, तो हमने क्या पढ़ा था, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कुछ हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट, जब दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होती हैं तो उस केस में डिस्टेंस फॉर्मूला D होता है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये दो, पहले A पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम B पार्ट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन लाइंस हमारे पास दोनों दी गई हैं स्टूडेंट। तो देखिए, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो सब कुछ है हमारे पास, तो लाइन को लिख लेते हैं। पहली लाइन है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लाइन है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 15 है, हमें a चाहिए, हमें b भी चाहिए। ठीक है, और b हमारे पास है अंडर रूट। ठीक है, b हमारे पास है 8। दोनों लाइन में a और b हमारा सेम ही होगा, क्योंकि पैरेलल है तो a और b हमारा सेम होगा स्टूडेंट। नाउ इस लाइन में अगर हम फर्स्ट लाइन में C1 क्या होता है, कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन का C1 यानी कि माइनस का 34, और C2 हमारे पास है स्टूडेंट 31। ठीक है, और C2 हमारे पास 31 है। तो चलिए वैल्यूज तो आ चुकी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस B यानी कि 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 225, एंड 8 का स्क्वायर इज 60, अंडर रूट ऑफ 9 8 289, और 289 स्टूडेंट होता है हमारा 17 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर नंबर होता है 17, तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया। नाउ वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए, तो D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा मॉड ऑफ C1 क्या है, C1 है हमारे पास माइनस का 34
माइनस का 34 एंड माइनस होता है C2 और C2 इज 31, माइनस का 31 अपॉन ये हो गया हमारा 70। तो मॉड ऑफ माइनस का 65 अपॉन में 70। तो मॉड हमेशा निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है स्टूडेंट, तो यानी कि क्या हो जाएगा माइनस माइनस 65 अपॉन 17, तो 65 अपॉन 70। ठीक है, तो ये हमारी डी आ चुकी है स्टूडेंट 65 अपॉन 17 फॉर फर्स्ट पैरेलल लाइंस। ठीक है, फॉर दीज टू पैरेलल लाइंस। ए के लिए हमारी डी यानी कि ये आ चुकी है ना। बी के लिए भी हम फाइंड कर लेते हैं। इसको पहले थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट, LX और LY यानी कि सेपरेट करते हुए हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा LX प्लस LY प्लस H इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन हो जाएगी LX प्लस LY माइनस R इज इक्वल टू 0। तो X का कोफिशिएंट यानी कि हमारा A, ठीक है, A हमारा हो गया L एंड B भी क्या हो गया स्टूडेंट, B भी हमारा हो चुका है L। दोनों कोफिशिएंट सेम है और C1 यानी कि इसका कांस्टेंट वो है H और C2 है माइनस का R। तो D को डायरेक्ट हम यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो C1 यानी कि H माइनस माइनस R अपॉन में अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो मॉड ऑफ H प्लस R अपॉन अंडर रूट 2L स्क्वायर हो जाएगा। नाउ मॉड ऑफ H प्लस R अपॉन, देखिए रूट 2 L स्क्वायर बाहर, तो रूट 2 इंटू L, रूट 2 इंटू L, और ये हमारी यहाँ पर फाइनल वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट। और ये सेकंड पैरेलल लाइंस का यानी कि डी हमारा हो गया मॉड ऑफ H प्लस R अपॉन अंडर रूट 2 इंटू L। तो आई होप, देखिए ये क्वेश्चंस काफी इजी था। ठीक है, आपका ये क्वेश्चंस काफी इजी है। तो कुछ क्वेश्चन इजी है एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से आपको समझने वाले स्टूडेंट। मेन चीज आपको है कि हर क्वेश्चन के लिए जो आपको इक्वेशंस यूज करनी है वो आप लोगों को याद करनी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में अभी क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर किया हुआ है हमने। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अपकमिंग क्वेश्चंस के साथ। एंड टिल देन बाय एंड टेक केयर।